नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीर तेजा नर्सिंग एंड न्यूज़ पे। जैसे कि आई होप आपको पता होगा कि हमारा जो प्रीवियस वीडियो 2 है वो हमने किए थे इथिक्स रिव्यू, डेफिनेशन ऑफ टर्म्स, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इन नर्सिंग। इसके बाद आपकी वैल्यू डेवलपमेंट स्ट्रेटजी एंड इसके बाद इथिकल डिसीजन मेकिंग। यहाँ तक हमने 2 प्रीवियस वीडियो में ये टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिए है। आज हम बात करने वाले हैं इथिकल स्टैंडर्ड और स्टूडेंट, इसके बाद स्टूडेंट फैकल्टी रिलेशनशिप, एविडेंस बेस्ड लर्निंग, इसके इंट्रोडक्शन, एविडेंस बेस्ड एजुकेशन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन ऑफ नर्सिंग एजुकेशन। तो ये जो रिमेनिंग पोर्शन है 8 यूनिट के, आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो भी हमें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अब हम देखते हैं इथिकल स्टैंडर्ड फॉर स्टूडेंट एंड फैकल्टी, यानी स्टूडेंट फैकल्टी रिलेशनशिप। ये टॉपिक है जो आपका मेन एग्जाम के रूप से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बनने वाला है। 5 नंबर के रूप से आपको इसे अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, क्योंकि ये एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सबसे पहले जो स्टूडेंट इथिकल, जो इथिकल स्टैंडर्ड ऑफ स्टूडेंट है, इसकी मीनिंग क्या होता है। इसका मीनिंग होता है कि इथिकल स्टैंडर्ड आर द रूल्स एंड वैल्यू गेट गाइड स्टूडेंट बिहेवियर एंड एकेडमिक क्लिनिकल एरिया। यानी जो इथिकल स्टैंडर्ड होते हैं वो रूल्स एंड वैल्यू होते हैं जो स्टूडेंट को गाइड करते हैं उनके एकेडमिक, जो उसके जो एकेडमिक या प्रोग्राम होते हैं उसको उसके क्लिनिकल एरिया में उसको गाइड करते हैं। इसके बाद इसके की पॉइंट पढ़ने वाले हैं कि की पॉइंट क्या क्या होते हैं। इसमें पहला की पॉइंट है फॉलो डिस्क्रिप्शन एंड रूल फॉर इंस्टीट्यूशन। यानी जो स्टूडेंट है उसको जो भी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन या यूनिवर्सिटी के डिस्क्रिप्शन है और उसके रूल रेगुलेशन है या उसके नॉर्म्स है उसको फॉलो करना चाहिए। इसके बाद मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ पेशेंट, यानी जो भी हेल्थ केयर जो स्टूडेंट है जो हेल्थ केयर टीम से जुड़ा हुआ हो या हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहा हो तो उसको जो उसकी पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी यानी गोपनीय बातें हैं उनको गोपनीयता बनाए रखना चाहिए। इसके बाद बी होनेस्ट इन एग्ज़ाम इन असाइनमेंट, यानी उसको ईमानदारी के साथ अपना एग्ज़ाम और असाइनमेंट जो भी मिला है उसे करना चाहिए। इसके बाद है बी रिस्पॉन्सिबल, वो स्टूडेंट है वो पूरा रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए। जो भी काम उसे यानी जो भी काम उसे उसके सीनियर द्वारा प्रोवाइड करा दिया या दे दिया गया तो उसे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो काम है वो पूरा करना चाहिए। इसके बाद अगला है फॉलो प्रोफेशनल कंडक्ट इन क्लिनिकल एरिया, यानी जो भी आप क्लिनिकल एरिया में काम करिए तो उसके आपके प्रोफेशनल है वो आपको यहाँ पर फॉलो करने चाहिए। इसके बाद अगला रहने वाला है आपका इसकी इम्पोर्टेंस, यानी जो आपके है इथिकल स्टैंडर्ड फॉर स्टूडेंट, इसके जो आपके इम्पोर्टेंस है वो क्या क्या रहने वाली है। यानी नर्सिंग में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इसमें डेवलप प्रोफेशनल बिहेवियर, इससे आपका जो डेवलप है इसका पर आपका बिहेवियर डेवलप होता है। इसके बाद इंश्योर पेशेंट सेफ्टी, इससे आप पेशेंट की सेफ्टी है उसमें इंश्योर होते हैं। इसके बाद मेंटेन डिग्निटी एंड नर्सिंग प्रोफेशन, इसके साथ आप जो आपके प्रोफेशन है उसकी डिग्निटी को मेंटेन रखते हैं। इसके बाद आता है आपका स्टूडेंट फैकल्टी रिलेशनशिप। यहाँ पर पहले हमने बात की इथिकल स्टैंडर्ड फॉर स्टूडेंट एंड फैकल्टी, अब हम बात करने वाले स्टूडेंट फैकल्टी रिलेशनशिप। इसका मीनिंग क्या होता है इसे आई होप आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। यहाँ पर या तो आप यहाँ पर मान सकते हो आईपीआर बोल सकते हो यहाँ पर, या एनपीआर भी यहाँ पर बोल सकते हो, क्योंकि जो आईपीआर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और नर्स पर्सन रिलेशनशिप, यहाँ पर नर्स की जगह यहाँ पर आपको जो भी फैकल्टी है जो आपको पढ़ा रही है जो भी आपको गाइड कर रही है उसका जो रिलेशनशिप होता है उसका और स्टूडेंट का, तो इसे ही स्टूडेंट फैकल्टी रिलेशनशिप कहते हैं। तो यहाँ पर इसका मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट फैकल्टी रिलेशनशिप इज ए प्रोफेशनल एंड रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट टू प्रमोट लर्निंग। यानी जो आपकी ये रिलेशनशिप है ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप है जो रिस्पॉन्सिबल एंड रिलेशन जो आपकी रिस्पेक्टफुल है, और इसी के साथ जो इसमें जो टीचर एंड स्टूडेंट है उसका रिलेशनशिप होता है और जो प्रमोट करते हैं और लर्निंग को प्रमोट करते हैं। इसके बाद इसके करेक्टरिस्टिक्स देखें, यानी क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं आपके जो स्टूडेंट फैकल्टी रिलेशनशिप की। यहाँ पर सबसे पहला करेक्टरिस्टिक्स देखें तो जो आपका म्यूचुअल रिस्पेक्ट, यानी आपसी आप दो स्टूडेंट और टीचर के बीच में आपसी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। उन दोनों को अपने आप आदर देना चाहिए। मान लीजिए स्टूडेंट है, स्टूडेंट को टीचर्स का सम्मान करना चाहिए, और टीचर्स है तो स्टूडेंट को गाइड करते रहना चाहिए, उनको यानी मोटिव करता रहना चाहिए। इसके बाद ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग, यानी जो भी टीचर्स है वो
शिक्षा प्रोवाइड करा रहा है वो ट्रस्टेबल होनी चाहिए और जो अंडरस्टैंड जो अच्छी तरीके से स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करे। इसके बाद ओपन कम्युनिकेशन, यानी जो भी यहाँ पर आपके जो भी सब्जेक्ट चल रहा है उसके जो भी सब्जेक्ट के टॉपिक चल रहा है उसके हिसाब से अच्छी ओपन कम्युनिकेशन स्टूडेंट एंड टीचर के मध्य होनी चाहिए, जिससे वो अपनी जो भी डाउट्स यानी जो भी एग्जांपल्स या डाउट्स आ रहे हैं उसके, तो उनको वो दूर कर सकते हैं। इसके बाद प्रोफेशनल बाउंड्रीज होती है उनको मेंटेन करते रखना चाहिए। जो भी प्रोफेशनल बाउंड्रीज है उनसे बाहर नहीं जाना चाहिए, उनके अंडर ही आपको रहकर ये सारे काम करने पड़ते हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंस रहने वाले हैं वो है करेक्ट हेल्थी लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी जो आपको एक ऐसा इन्वायरमेंट जो क्रिएट करना है वो जो हेल्दी होता है। इसके बाद इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस, या जो जो भी आपकी जो इम्प्रूव है जो भी आपकी परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करना होता है। इसके बाद हेल्प इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, यानी ये आपके जो पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ है उसमें हेल्प करता है। इसके बाद इथिक्स एक्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। इथिक्स एक्सेप्ट क्या होते हैं, इसमें नो फेवरेटिज्म, यानी जो भी टीचर है इसका कोई भी फेवरेटिज्म, यानी कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं हो, मान लीजिए कि वो कम पढ़ रहा है परंतु उसका फेवरेट है तो उसे ज़्यादा नंबर दे दे या उसे ज़्यादा मार्क्स प्रोवाइड करा दे किसी भी एग्ज़ाम में। यहाँ पर नो फेवरेटिज्म होना चाहिए। इसके बाद फेयर इवाल्युएशन, यानी निष्पक्ष मूल्यांकन होना चाहिए आपका। जो भी स्टूडेंट से आप इवाल्युएशन कर रहे हो तो वो फेयर होना चाहिए, यानी इसमें कोई भी पक्षपात यहाँ पर नहीं होना है। इसके बाद नो हरासमेंट, उसी के साथ आपको स्टूडेंट के किसी की हरासमेंट का मतलब है यहाँ पर उत्पीड़न करना। यहाँ पर जो स्टूडेंट है उसको उत्पीड़न नहीं करना, किसी भी प्रकार का उत्पीड़न नहीं करना। इसके बाद कॉन्फिडेंटलिटी मेंटेन, जो भी आपकी जो कॉन्फिडेंटलिटी है उसको यहाँ पर मेंटेन करके रखना चाहिए। इसके बाद है आपका जो आज का लास्ट टॉपिक, आई होप सेकंड लास्ट टॉपिक रहने वाला है एविडेंस बेस्ड टीचिंग, जिसका हम इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं कि इंट्रोडक्शन क्या रहने वाला है। इसकी हम मीनिंग की बात करें, एविडेंस बेस्ड टीचिंग मीन्स यूजिंग रिसर्च एविडेंस एंड टीचिंग प्रिंसिपल टू इम्प्रूव लर्निंग, यानी एविडेंस बेस्ड टीचिंग का मतलब है कि जो भी करंट रिसर्च एविडेंस एंड टीचिंग एक्सपीरियंस है जो कि इम्प्रूव करते हैं लर्निंग को। तो यह थी आपकी इसकी मीनिंग। अब इसके बाद हम इसकी डेफिनेशन देखने वाले हैं कि क्या डेफिनेशन रहने वाली है एविडेंस बेस्ड टीचिंग की। यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में बात करें, इट इज़ द यूज ऑफ द बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है कि जो भी बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका यूज़ किया जाता है। इसके बाद टीचर एक्सपर्ट होना चाहिए और इसके बाद लर्नर नीड टू टीचिंग, जो भी लर्नर है उसको सीखने की नीड होनी चाहिए। इसके बाद है इसके कंपोनेंट देखते हैं। कंपोनेंट में क्या होता है कि रिसर्च एविडेंस, यानी जो भी आपको आप पढ़ा रहे हैं वो करंट और रिसर्च एविडेंस होने चाहिए। इसके बाद टीचर एक्सपीरियंस होना चाहिए, टीचर के पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पढ़ाने का। इसके बाद स्टूडेंट नीड, जो भी स्टूडेंट जो चाहते हैं उसके अनुसार उस टीचर को पढ़ाना चाहिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंस के बाद में बात करें तो इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ टीचिंग, इसमें आपकी जो क्वालिटी है उसकी टीचिंग की वो इम्प्रूव होनी चाहिए। इसके बाद आपकी मेक लर्निंग मोर इफेक्टिव, इसके बाद जो आपकी जो लर्निंग है सीखने की इच्छा है वो इफेक्टिव होनी चाहिए। इसके बाद यूज अपडेट टीचिंग मेथड, यानी इस आपको जो भी टीचिंग कराते समय जो भी माध्यम आप यूज कर रहे हैं उसकी टीचिंग मेथड्स है वो अपडेटेड होने चाहिए। इसके बाद आपकी जो एविडेंस बेस्ड एजुकेशन प्रोसेस एंड एप्लीकेशन इन नर्सिंग, जो कि आपका प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया था 5 नंबर के हिसाब से RUHS एग्जाम में ये आपका आया था। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए तो एविडेंस बेस्ड एजुकेशन प्रोसेस क्या होती है। आइडेंटिफाई एजुकेशनल प्रॉब्लम, इसमें जो भी एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है। इसके बाद सर्च फॉर बेस्ट एविडेंस, इस जो भी यानी मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि रिसर्च एविडेंस, यहाँ पर करते हैं सर्च ऑफ बेस्ट एविडेंस, जो भी बेस्ट एविडेंस है उसको हम सर्च करते हैं। इसके बाद अपेयर्स द एविडेंस, इसको अपेयर्स एविडेंस करते हैं। इसके बाद आता है आपका जो अगला है अप्लाई एविडेंस इन टीचिंग, जो भी एविडेंस आपने सर्च किया वो टीचिंग में अप्लाई करनी चाहिए। इसके बाद इवालुएट द आउटकम्स, जो भी आपने पढ़ाया है स्टूडेंट को उसका आउटकम है वो आपको लेना चाहिए। इसके बाद एप्लीकेशन टू नर्सिंग एजुकेशन, यहाँ पर जो मैंने बताई थी हेडिंग 2, पहली हेडिंग हमने कवर कर ली, दूसरी हेडिंग है एप्लीकेशन टू नर्सिंग एजुकेशन। इसमें क्या होता है इम्प्रूव थ्योरी एंड क्लिनिकल टीचिंग, यानी इसमें आपके जो इम्प्रूव करते हैं थ्योरी एंड क्लिनिकल टीचिंग है उसको इम्प्रूव करते हैं। इसके बाद इन्हेंस क्रिटिकल थिंकिंग, जो भी क्रिटिकल थिंकिंग है उसको बढ़ावा देते हैं। इसके बाद प्रमोट सेफ नर्सिंग प्रैक्टिस, जो आपकी जो
सेफ नर्सिंग प्रैक्टिस है उसको प्रमोट करते हैं। इसके बाद इम्प्रूव स्टूडेंट परफॉर्मेंस, जो भी स्टूडेंट है उसका परफॉर्मेंस को हम इम्प्रूव करते हैं। तो ये थी हमारी जो 8 यूनिट CET सब्जेक्ट की, ये आज कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।